नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 106 एपिसोड प्रसारित हुआ है और इस मौके पर देहरादून के पटेल नगर के छठ पर्व में जो पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना करने के साथ ही खिलाड़ियों को बधाई भी दी और इसके साथ में आदिवासी योद्धाओं को भी याद किया। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ विकास की आवश्यकता है और जो हमारी अनुसूचित बस्तियां हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर आज शिक्षा की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है और जो समाज का अंतिम छोर है। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर अब कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि अकेले उद्यान निदेशक एससी बवेजा, जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है, उनके अकेले के बलबूते पर यह पूरा का पूरा घोटाला नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि अब सीबीआई जांच हो रही है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जरूर उद्यान मंत्री भी शामिल हैं और कांग्रेस हाईकोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने मामले का संज्ञान लिया है और सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री धामी लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में नहीं है। पहले उन्होंने स्वीकार किया जनता के सामने कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, फिर गड्ढा मुक्त ऐप भी लेकर के आए, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने अधिकारियों को और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को निर्देश दिया कि जो है सब रात्रि विश्राम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन कोई गया ही नहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पे। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का चक्कर चल रहा है। तो आप समझिए ना, उस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्यूरोक्रेसी से काम लेना किसका काम है? कहीं ना कहीं सरकार की अनुभवहीनता इसका एक बड़ा कारण बन रही है कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार की सुन ही नहीं रहे हैं। तो लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी दो वरिष्ठ नौकरशाह आपस में भिड़ गए थे, होमवर्क पूरा करके ही नहीं आए थे। इसी तरह का ये नया मामला है। खस्ताहाल सड़क को लेकर आज पांचवी बार आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और आपको बता दें कि 2017 में दिनेशपुर में सीएम हरीश रावत ने लगभग 75 करोड़ से सड़क को बनवाया था। सड़क की हालत खस्ताहाल है, जिसका पुनर्निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने लगातार पांचवी बार 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और जायज मांगों को उठाते हुए कांग्रेसी नेता किशोर हालदर की धरना प्रदर्शन का समर्थन भी किया। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सड़क में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कई लोगों को जो है मौत भी हो चुकी है। सड़क जो राज्य सरकार है सड़क को लेकर चुप्पी साधे हुए। वहीं कांग्रेसी नेता किशोर हालदर ने भी कहा कि सरकार राज्य का विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं किया है।
आपको बता दें कि सड़क निर्माण को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा और 5वीं बार 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता ने इसका समर्थन भी किया है। आप देख सकते हैं कि सड़क निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा। ये खबर जो है वो दिनेशपुर की है, जहां पर हरीश रावत ने सड़क पर निर्माण करवाया था, लेकिन अभी तक यहां की हालत जो है वो खस्ता हालत हो चुकी है। सड़क निर्माण को लेकर लोग जो हैं धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और 5वीं बार ये 2 घंटे तक का धरना प्रदर्शन किया गया। रवैया है, उससे तो लगता है कि सरकार इसी तरह से आगे और दुर्घटनाएं होती रहे। सरकार का मंशा ऐसे ही है। नहीं तो सरकार ये 5वां हफ्ता हम बैठ रहे हैं, 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो सरकार की ओर से अभी तक कोई बात नहीं आई, प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं आई, स्थानीय विधायक की ओर से कोई हमें बात नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है। अभी मान लीजिए हम आज 5वां हफ्ता है, अभी आप ही लोगों ने कवर किया है, अभी जो ये दुर्घटना हो गई है, मौत हो गई है, एक परिवार का जो है व्यक्ति छिन गया, उनके परिवार से बहुत दुखद और दर्दनाक मौत हो गई है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि स्थानीय विधायक, सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वास्तविक जिम्मेदारी इस तत्कालीन सरकार है, क्योंकि इस तत्कालीन सरकार को अगर पुरानी जांच करवाने तो जांच करवा के रिपोर्ट अभी तक पेश कर देनी चाहिए। इनका मनसा नहीं है कि यहाँ पर जो दिनेशपुर क्षेत्र में, इनको मालूम है इस क्षेत्र में जनता को चाहे मरे कटे कुछ भी करे, वोट बीजेपी को देगा। ये मिथ्या कहीं ना कहीं टूटनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो सांसद है, यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं, कई परिवार मर रहे हैं, कई परिवारों के बच्चे उजड़ गए, पिता उजड़ गए, कई के सुहाग उजड़ गए इस रास्ते के ऊपर, और सांसद यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। 5 सालों तक किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया और रोड की व्यवस्था करने के लिए सुधार नहीं। जब G20 का मीटिंग चली थी तब यहाँ पर बहुत इन लोगों ने दिखाया, दुकानें तोड़ दी, घरें तोड़ दी, मगर एक सड़क बनाने के लिए ये धरने पे बैठे, और कई धरने इससे पहले भी हो चुके हैं, मगर इनके कोई सुध नहीं लेते। रोड बना देते, डामरीकरण कर देते, फिर वो चाहते मत गड्ढा। देहरादून के सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में संजीवनी दिवाली फेस्ट का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सिविल सर्विसेज में कार्यरत सभी अधिकारियों की पत्नी द्वारा इस आयोजन में हिस्सा भी लिया गया। आपको बता दें कि जिसमें कई IAS, IPS अधिकारी की धर्मपत्नियां भी शामिल हुई और इस दौरान संजीवनी कार्यक्रम की आयोजनकर्ता रश्मि आनंद वर्धन ने भी बताया कि संजीवनी दिवाली फेस्ट कई सालों से हर साल सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में लगता है और साथ ही यहाँ पर कई महिलाएं जो हैं वो शिरकत करती हैं और अपना हुनर दिखाने का काम भी करती हैं। इंस्टीट्यूट मंच भी प्रदान करता है और यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, क्रॉकरी, फूड आइटम्स के साथ में कई सामान भी मौजूद है जो यहाँ पर खरीदते भी हैं। हेल्थ कैंप के हेल्थ हमारा हेल्थ कैंप भी लगता है। हेल्थ कैंप के अंतर्गत इस बार हम लोगों ने एक ब्लाइंड NIVH के अंतर्गत NHM के अंतर्गत NIVH के थ्रू हम लोग एक ब्लाइंड कैंप लगाते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी पूरे स्टेट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। बट हमने देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, बागेश्वर, चंपावत, अभी तक हम लोगों ने इन्हीं जगह पे ही ये किया है। पर कोशिश है हमारी कि जितने भी हमारे जिले हैं उत्तराखंड के, उन सभी को कवर करें। आप कौन सी बार यहाँ पे प्रतिभाग करने आए? मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का जो है आप यहाँ पे कर रही है, जो आपका स्टॉल है? मेरा प्योर्स का स्टॉल है। प्योर टसेस, कलमकारी, रियल पाटन पटोलास, पैटनी एंड प्योर में ही मेरे सूट्स हैं। क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम सेलिंग एंड आई एम लविंग दैट। दिवाली का त्यौहार करीब आ रहा और ऐसे में कई लोगों ने अवैध तरीके से पटाखे स्टॉल करने भी शुरू कर दिए हैं और पुलिस ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारकर पटाखों से भरी 5 पेटी बरामद की है। आपको बता दें कि गोदाम स्वामी पुलिस के आने से पहले फरार हो गया। पुलिस ने पेटी को जो है वो कब्जे में लेकर गोदाम स्वामी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला लुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब का है।
पूर्वी अंबर तालाब में सूचना मिली थी कि एक दुकान में कुछ अवैध पटाखे रखे हुए थे, तो उसमें वहाँ पर गंगनहर पुलिस के द्वारा उसमें दबिश दी गई और वहाँ से उसमें मौके से 5 पेटी पटाखे बरामद किए हैं और उनको नियमानुसार थाने लाकर दाखिल किया गया है और इसमें जो भी संबंधित कार्रवाई है वो की जा रही है। जो गोदाम स्वामी है उसका नाम अरुण सोनकर प्रकाशमा है ना, अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। रेनबो पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल सिटकुल चौकी इंचार्ज प्रदीप कोहली का कहना है कि रात्रि में लगभग 3 बजे उन्हें मेट्रो पुलिस कॉलोनी में एक महिला के फांसी पर झूलकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला पायल भारती रुद्रपुर के प्रतिष्ठित स्कूल रेनबो पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बताई जा रही है। नाम संजय कुमार अग्रवाल है। मैं ये उप प्रधानाचार्य रेनबो पब्लिक स्कूल में कार्यरत हूँ। ये कल आपके वॉइस के प्रिंसिपल ने कल आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत चौंकाने वाली बात हुई है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे करीब हमें पता चला तो हम लोग बिल्कुल अवाक रह गए। इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ कल वो हमारे साथ थी यहाँ पर और यहाँ से खुशी यहाँ से गई हैं और सारे स्कूल का कार्यक्रम जो है वो हम लोग जैसे निर्धारित करते हैं जो स्कूल के जाने के बाद, तो वो सब हम लोग पूरा करके कल आराम से घर गए थे। तो वहीं कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल के बीच में शुरू हुई नई एक्सप्रेस ट्रेन का नाम पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर करने की मांग उठने लगी। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से शुरू हुई इस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर करने की खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से मांग की है। और आपको बता दें कि कोटद्वार के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को भी रेल मंत्री से मांग करते हुए कहा गया कि जंगे आजादी के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर यदि एक्सप्रेस ट्रेन का नाम होता है तो ये उनके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी तक इसका कोई नाम रखा नहीं गया, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए या क्षेत्र के जो पुराने लोग हैं उनके नाम पे नाम होना चाहिए। जैसे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं, कोटद्वार निवासी थे और पूरे विश्व के प्रसिद्ध लोगों में गिने जाते हैं। और अपना हमारा ये विचार है, जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से इस ट्रेन का नाम होता तो और बेहतर होता। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये मांग की गई कि इस ट्रेन का नाम जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम से किया जाना चाहिए और ये बड़ी खुशी की बात है। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी एक आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे पहचान है और वो जो है उनकी वजह से कोटद्वार और पौड़ी जिले की भी पहचान है। कोटद्वार उनका कर्मस्थली रही है और पौड़ी जिले के वो रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम से यदि ये ट्रेन चलती है तो बड़ी खुशी की बात होगी। टिहरी जिले के देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि विधायक विनोद कंडारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान विधायक द्वारा वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार वाल्मीकि भवन के ऊपर कक्षों के निर्माण को लेकर भी 4 लाख रुपए की घोषणा भी की गई है। और आपको बता दें कि विधायक विनोद कंडारी ने भी कहा कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य आदर्श जीवन जीने की सीख देता है। वाल्मीकि समाज के लोगों को शुभकामनाएं भी दी गई। और इस मौके पर देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी के साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष कैलासी सहित कई लोग भी मौजूद रहे। यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी ने जो है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को वाल्मीकि जी के पद पर चलने की तरफ। जो महाराज हैं, जो वाल्मीकि जो है
वो तो उस युग के जो है विद्वान है, जब संसाधन नहीं थे और बिना संसाधन के उस समय के वो तपस्वी थे, ऋषि थे एक, और उनके लिए तो जितने भी कहा जाए उतना ही बहुत कम है। हम सब लोगों को मिलजुल करके। वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं, आप इंग्लिश मूवीज देख लीजिए, बॉलीवुड की होती हैं और तमिल की होती है, उनको ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डालने वाले बहुत हैं, बट जो ओरिजिनल मूवी बनती है वो तो ओरिजिनल ही होती है ना, जिनके द्वारा बनी जाती है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी है उसको आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखी है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे भविष्य में करने वाले और भी आएंगे जो संस्कृत को बदलेंगे, उसे हिंदी से अब इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारा संस्कृत अब हिंदी को छोड़ के सब इंग्लिश में ले जा रहे हैं, अपने सनातनी धर्म से सब दूर जा रहे हैं। जैसे कि हमारे उसमें देख लीजिए कि कई लोग पूजा पाठ नहीं, जिनको डिस्को डांस वो सब जाना उन्हें पसंद है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले वाल्मीकि जयंती के सुबह सर यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हर साल मनाते हैं, भव्य अच्छा कार्यक्रम करते हैं। विदाई जी भी यहाँ पे हर साल सहयोग करते हैं, जो भी घोषणा करते हैं कृष्णनगर नगर पंचायत के अंतर्गत में वाल्मीकि समूह का हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। मैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रावण की जो ग्रंथ दिखाया गया, निश्चित तौर पर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है और हर साल वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित तौर पर हर वर्ष मुझे बुलाते हैं, इसके लिए मैं अपनी तमाम वाल्मीकि समुदाय के सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नागरिकों में धन्यवाद करता हूँ। और मैंने आपसे कहा, मैं जनप्रतिनिधि के नाते क्षेत्र में तो आता हूँ, मगर मेरी जो भावनाएं होती लोग। द्वारहाट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 7 दिवसीय प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में पूर्व शिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान में सीखे गए दंड, नियुद्ध और आसन, खेल, पद, विन्यास, याष्टि मनमोहक प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि समारोह में विभाग जो कार्यवाहक ताराचंद भट्ट ने भी उपस्थित रहे और जनता को वाल्मीकि एवं शरद पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताया। जनपद चंपावत के टनकपुर में वाल्मीकि युवा सेवा समिति की ओर से वाल्मीकि जयंती को धूमधाम के साथ में मनाया गया, जिसके चलते शनिवार को देर शाम को वाल्मीकि जी के शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान राधा कृष्ण और शिव तांडव के साथ में काली माता की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गई और जिसे देखने के बाद में सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंचे। वहीं शोभा यात्रा को सफलपूर्वक निकाले जाने को लेकर भी पुलिस बल मुस्तैद रहा। तो वहीं खटीमा में बड़ी कार्रवाई पुलिस के सामने आई है, जहां पर 3 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर की खटीमा कोतवाली पुलिस ने काफी लंबे से लंबित चल रहे 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जहां पर ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे अभियान में खटीमा कोतवाली के उप निरीक्षक किशोर पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने काफी लंबे से लंबित चल रहे थे और आपको बता दें कि 3 वारंटियों ग्राम कंजाबाग खटीमा निवासी जितेंद्र सिंह राणा हैं और साथ ही सूरज कुमार और फरियाद को गिरफ्तार कर जरूरी कार्यवाही करते हुए रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। ये काफी लंबे समय से लंबित थे, जहां पर ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे अभियान। ये वारंटी हैं, इनका नाम है जितेंद्र राणा, सूरज कुमार और फरियाद। ये कंजाबाग के रहने वाले हैं। ये काफी समय से इनके जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, तो माननीय न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। उसी नॉन बेलेबल वारंट के शामिल में उसके 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम उद्यान घोटाले में आने के बाद में राज्य की राजनीति में घमासान मच गया है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब बीजेपी विधायक के घपले की जांच सीबीआई करेगी और हाईकोर्ट ने भी पूरे घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश भी दिया है और आदेश की कॉपी में प्रमोद नैनवाल के नाम का जिक्र किया गया है और घोटाले में विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके नाम आने पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस ने विधायक और साथ ही सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक के जवाब भी तलब किया है और अपना नाम इस घोटाले में आने के बाद में प्रमोद नैनवाल ने अपना पक्ष मीडिया के सामने भी रखा है और विधायक का कहना है कि उद्यान विभाग की ये एक योजना के अनुसार सेब के पेड़ों में 50% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी गई, जिसके आधार पर उनके भाई सतीश नैनवाल ने 2400 पेड़ लगाए। हालांकि जिस याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई उसमें विधायक के पास तो वो इतनी जमीन ही नहीं है जिसमें इतनी संख्या में पेड़ लगाए जा सके। विधायक प्रमोद नैनवाल ने इस आरोप को निराधार बताया है। नहीं, तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने देखा कि कुछ इसमें कल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में कुछ समाचार चल रहा था, तो मैं बड़ा शॉक्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा जीवन पलायन रोको पहाड़ बचाओ आंदोलन से चला है और उसी से मैं यहाँ तक बढ़ के आया हूँ। तो मैं चूंकि आज मैंने जब ये मीडिया में देखा तो मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपके बीच में आया भी हूँ। ये जो पूरा मामला है ये बीकाघाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है वहां पर कुछ बंजर जमीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली जमीन टोटल सबकी मिला है। देहरादून नगर निगम के करीब 900 नियमित कर्मचारी और 600 पेंशनरों के साथ ही उनके आश्रितों को जल्द ही गोल्डन कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से इसका डेटा भी तैयार किया जा रहा है जिसे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को भेजा जाएगा और साथ ही निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से नगर निगम प्रशासन से नियमित कर्मचारी और साथ ही पेंशन्स के गोल्डन कार्ड बनवाने की मांग भी उठाई गई। इसके बाद में नगर आयुक्त मनोज गोयल ने भी प्रक्रिया शुरू करने के बाद में निर्देश दिया। इसका लाभ लेने के बाद में ग्रेड पे के आधार पर अंशदान का भुगतान करना होगा जो न्यूनतम 250 रुपए रहेगा और नगर आयुक्त ने बताया कि गोल्डन कार्ड के जरिए इम्पैनल अस्पताल में कैशलेस जो इलाज है उसकी सुविधा मिलेगी और साथ ही स्टेट अथॉरिटी को नगर निगम की ओर से डेटा भी भेजा जाएगा जिसमें लगभग 600 से 900 नगर निगम कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। देखिए, वर्तमान में जितने भी हमारे निगम में कर्मचारी, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से संबंधित हों, सैनिटेशन डिपार्टमेंट से, या चाहे जो बाकी जितने भी पटल है अनुभाग है हमारे उससे संबंधित हों, जो मानक के अनुसार जितने भी कर्मचारी उसमें वैलिड है उन सभी का गोल्डन कार्ड बनाने की कार्रवाई चल रही है। मेरा अनुमान है वर्तमान में करीब 800 से 1000 कर्मचारियों का डेटा इसमें भरा जाना है। तो वहीं देहरादून में कई इलाकों में चल रहे जुगाड़ वाहन नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में सैकड़ों वाहन बिना किसी दस्तावेज के दौड़ रहे हैं और इन जुगाड़ वाहनों पर लंबी लंबी पाइप या फिर सैनिटरी का सामान भी ढोया जा रहा है और वहीं शहर में बिल्डिंग मटेरियल वाले गाड़ियों की सेवा लेते हैं और कुल मिलाकर शहर में लेकर गांव तक सैकड़ों की संख्या में जुगाड़ गाड़ी चल रही है और इस तरह से गाड़ियों से आए दिन कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना होती रहती है। आरटीओ शैलेश तिवारी का भी कहना है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी को मॉडिफाई करके चलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जुगाड़ गाड़ी नहीं है, मोटर व्हीकल नहीं है जुगाड़, और वो चलाना अलाउड भी नहीं है। उसमें क्या होता है कि गाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं और सीमेंट सरिया कई बार ऐसे सामान ढोते हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। इनकी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन कई बार स्पीडिंग में ओवर स्पीड करते लोग हैं। सामान बहुत ज्यादा बाहर निकला होता है, उससे क्या होता है कि पीछे से गाड़ी के टकराने का डर भी होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ई रिक्शा, ये जो जुगाड़ वाहन है, इनको बंद भी कर रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।